शिक्षा हर व्यक्ति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, एक अभिन्न भाग कह लीजिए। आज शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर हम बात करने के लिए विद्या क्रिएटर्स में मौजूद हैं। हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर पंकज सर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका पाठशाला टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, सबसे पहला महत्वपूर्ण सर प्रश्न ये हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी है, बहुत डिफ़िकल्ट ये परीक्षा होती है, तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी इसके पीछे ही लोग जो स्टूडेंट हैं क्यों भागते हैं सर? देखिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। रीज़न ही आप समझिए क्या है कि ये जो व्यवस्था है, ये आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये देश का प्रशासन संभालते हैं, यानी शासन को सहयोग करने वाली व्यवस्था होती है। इस कंडीशन में हमको बुद्धिजीवी भी चाहिए, साहसी भी चाहिए, नेतृत्व करने वाले लोग भी चाहिए। और एक चीज़ ऑब्वियस है कि पढ़ाई से हमारा दिमाग का विकास तो होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को समझना, उसको बोधगम्य बनाना, अपने लिए सरल बनाना और उनका प्रेजेंटेशन बढ़िया हो समाज के लिए, इस समझ के लिए उन्हें कई प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो मेहनत शब्द है, ये अपने आप में एक बड़ा ही चमत्कारिक शब्द है, क्योंकि मेहनत जो है, जब आप मेहनत शब्द यूज़ करते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि मेहनत से कुछ कड़वापन टाइप का झलकता है, जबकि ये एक व्यवस्था है। जैसे खेलने वाले को अगर खेलने में आनंद आ रहा है तो वो मेहनत नहीं है, पढ़ने वाले को अगर पढ़ने में आनंद आ रहा है तो वो मेहनत नहीं है। तो ये मेहनत ना होकर के एक आनंददायी व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक ये मेहनत ही कहलाएगी। सर, वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत चुनौतियां भी हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया है। तो आज के जो स्टूडेंट हैं, इन चुनौतियों का सामना कैसे करें और कौन कौन सी चुनौतियां हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो आज के स्टूडेंट के सामने है, जो कि समाज का एक अहम हिस्सा भी है, कि उसको सारी चीज़ें छोड़ करके ये प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो पहले तो सबसे पहली चुनौती यही है कि उसको मेंटली ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि मैं सबसे पहली प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी है, वो इसी व्यवस्था को दूं, इस सर्विस को दूं, सारी ताकत इसमें लगा दूं। पहला चैलेंज है। सेकंड चैलेंज होता है कि यार उसको कौन गाइड मिले, क्योंकि नंबर ऑफ़ कोचिंग्स अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ़ ट्यूटर्स हैं, नंबर ऑफ़ मोटिवेटर्स हैं, तो ऐसे में कहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहली चुनौती ये है कि जिन शब्दों को वो सुनता है, जिन वाक्यों को, सेंटेंसेस को वो यूज़ करता है, उसका रियल मीनिंग उनकी नज़र में क्या है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि अभी आप देख रहे हैं कि इधर उधर लोग जाते हैं, भटकते हैं, दूर कोई इधर जा रहा है, कोई उधर तैयारी करने रहा है, तो उसको ये देखना चाहिए कि सारी चीज़ें जो आज हमारे सामने अवेलेबल हैं, उनको हम कितना बेहतर तरीके से अपने लिए यूज़ कर पाते हैं। जैसे आप ये रूम देख रही हैं, सब इस रूम में अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी से आ रहे हैं। वो पेपर का, वो फ़ैन का आरपीएम पूछ लेगा, पेपर कहाँ बनता है, कैसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि वो आपकी तार्किक, बौद्धिक, साहसिक, नेतृत्व करने वाली क्षमता, तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता, इसका विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारे सामने अवेलेबल है उसके बारे में मैक्सिमम जानकारी हम लें और प्रेजेंट कर पाएँ। सर, एक चीज़ मैंने कोचिंगों में देखी है, आपके यहाँ भी देखा मैंने विद्या क्रिएटर्स में, कि कोटेशन लिखे होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड लिखे होते हैं, जो बच्चों को आकर्षित करती है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। क्या रीज़न सर हो सकता है? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने अभी कही। कोटेशन जो होता है वो सार होता है, मतलब किसी भी विषय का एक सार जो है कोटेशन में छुपा होता है। अगर किसी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो अब आप समझिए क्लास 10th तक, 12th तक का ये जो कोटेशन है, ये साहसिक है, लोगों को साहस देने वाला है, बहादुरी का एहसास कराने वाला है। लेकिन खून देने का मतलब थोड़ी ना कि खून निकाल के देना है। खून देने का ये मतलब है कि हम सर्वस्व न्यौछावर कर सकें देश के प्रति। और आज़ादी का जो मतलब है, इसके लिए हमारे दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक लिबर्टी यूज़ होता है, एक फ्रीडम यूज़ होता है। ग्रेजुएट जो लोग कर चुके हैं, या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या जो और भी स्ट्रीम के अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए इसका आज़ादी का मतलब समझना, आप समझिए, इसके लिए उनको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उनके लिए उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि ये फ्रीडम है कि लिबर्टी है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम शब्द सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है हर जगह पे। लिबर्टी तो
प्रेम्बल में यूज़ हुआ, बाकी कहीं नहीं हुआ है। तो हर एक शब्द के माने क्या होंगे ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। आज के समय में ये भी आप देख रहे होंगे कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना कदम रख रही हैं, सफल भी हो रही हैं। यूपीएससी की अगर बात करें तो इसमें भी ज़्यादातर महिलाएं अब क्रैक कर चुकी हैं, जैसा कि आप देखते भी होंगे। तो उनके लिए जो चुनौतियां हैं, कैसे, कौन सी चुनौतियां हैं, सामना कैसे कर सकती हैं और अपनी तैयारी को कैसे सफल बना सकती हैं, क्योंकि देखते हैं शादी के बाद भी महिलाएं तैयारी करती हैं सर। देखिए, महिलाओं के पास एक गॉड गिफ्ट है। वो गॉड गिफ्ट क्या है कि महिलाएं बाय नेचर अच्छी प्रशासिका, अच्छी शासिका हुई हैं। बहुत अच्छा शासन किया है, बहुत अच्छा प्रशासन किया है। महिलाओं में ये गुण जो है गॉड का गिफ्ट होता है, क्योंकि वो एक साथ कई सारे काम संभाल लेती हैं। विवाह के बाद भी वो एक तरफ अपने हस्बैंड को भी संभाल रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, अपने को भी संभाल रही हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास अवसर जो है सीमित है, क्योंकि जो अवसर उन्हें आज मिल रहा है वो हो सकता हो कल ना मिले। महिलाओं के लिए स्पेशली 20% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की व्यवस्था भी है, कि महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन है और महिलाओं को इस चीज़ का फ़ायदा लेना भी चाहिए। तो महिलाएं अगर इस क्षेत्र में आना चाहती हैं तो वो टॉपर्स नहीं है, कल लंबे समय तक फर्स्ट सेकंड रैंक पे उनकी बहुत अच्छी रैंक आई है, और पीसीएस में भी आई है, यूपीएससी में भी आई है। कई जगहों पे आप देखती होंगी अक्सर महिला टॉपर्स बनती हैं। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि महिलाएं पहले ये डिसाइड कर लें कि हमें अपने आप को किस सेवा तक ले जाना है। ये नौकरी नहीं है, ये सेवा है। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी समझ सीमित है, छोटी समझ रही है, वो पढ़ाई करके, वो लोगों के साथ विचार विमर्श करके, डिस्कशन करके, पेपर सॉल्व करके अपने जीवन को, समाज को, दोनों को उन्नत बना सकता है। विद्या क्रिएटर्स जानी मानी कोचिंग है सर, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं और महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर, और बेस्ट कंटेंट आप क्या देते हैं कि आपके यहाँ लोग इतने सारे जुड़े हुए हैं सर? हम लोग की पहली जो कोशिश है, वो प्रयास है कि हमारा जो पहला 6 महीना या 3 महीना जो हम देखते हैं स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसमें हम उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जुड़ा काम करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आपका हो गया, मतलब अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो चीज़ों की समझ आपकी आसान है। तो सबसे पहला हमारा इस पे रोल है। दूसरा, हम इंटरप्रिटेशन पे फोकस करते हैं कि हम इंटरप्रेट करके सही मतलब समझा पाएँ। जैसे आपने सुना होगा, अक्सर आप शब्द सुनते हैं अमीर, गरीब। तो नॉर्मल अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई अमीर का क्या मतलब है, तो यहाँ के लोग बताते हैं जिसके पास बहुत सारा बहुत पैसा हो। लेकिन अमीर का मतलब ये नहीं। अमीर शब्द इंडिया का शब्द ही नहीं है, अमीर शब्द आया ही अरब से है। तो वहाँ पे अमीर का मतलब होता है प्रिविलेज्ड, जिसके पास विशेष अधिकार हैं। हमारे यहाँ अमीर का मतलब माना जाता है जिसके पास धन है। तो पहला जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, उसमें तो हम इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, कम्युनिकेशन पे फोकस कराते हैं, क्योंकि आपका जो 45 मिनट या 50 मिनट का जो इंटरव्यू जाना, वो आपकी भाषा पे, आपके कम्युनिकेशन से ही आपको नंबर दिलाएगा। तो जितनी अच्छी आपकी भाषा होगी उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर हम लोग सेंस को डेवलप कराते हैं कि सेंस जो है, वो आपको बोला गया राजा, तो राजा का क्या मीनिंग है, किंग का क्या मतलब है, सुल्तान क्या होते हैं, बादशाह क्या होते हैं, सम्राट क्या होते हैं, सबकी अलग अलग मीनिंग है, लेकिन लोग इसको नॉर्मली एक ही समझते हैं। तो हम लोग ये व्यवस्था तो अलग से कराते हैं उसमें कि सर आज एजुकेशन का जो स्तर है कहीं ना कहीं गिरता हुआ नज़र आता है। आप देखते होंगे कितना फ़र्क आया है, जो पास्ट की एजुकेशन थी, वर्तमान की एजुकेशन है, जो सरकार की योजनाएं हों, क्या वो ज़मीनी स्तर पर उतर पा रही हैं? आपको क्या लगता है सर? देखिए, पूरी तरह तो ये सत्य नहीं, लेकिन कुछ हद तक देख सकते हैं। तो उसका रीज़न बड़ा आसान है। पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, वो चरित्र और व्यक्तित्व से संबंधित होती थी। उसका जो पूरा हमारी जो फिलॉसफी भी रही है, हमारे भारत का जो दर्शन है, वो चरित्र मजबूत करने पे जोर देता है। जो रीसेंट सिनेरियो है, जो कंटेम्प्रेरी वर्ड चल रहा है, इसमें क्या ये एक प्रकार से ये इकोनॉमिक वर्ड है। यहाँ पे जो बेस है, आधार है, वो पैसा हो चुका है। आज के टाइम पर एजुकेशन, आज के समय में आप जितने भी चैनल्स देखेंगे, वहाँ पे आपको ये अक्सर आप सुनते हुए पाएंगे कि पढ़ाई लिखाई का रोल कम है, आपको धनवान होना चाहिए, रिच होना चाहिए, बिकम रिच। जब आप रिच बनने की और ये सब चीज़ों को ही तरफ जाएंगे, चरित्र की ओर ध्यान नहीं देंगे, करेक्टर की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो आपके आप अम्बेडकर जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, अशफाक उल्ला खां साहब, ये सब, इनका जन्म कैसे होगा? क्योंकि इनका संबंध तो जो चरित्र से रहा है।
पर्सनालिटी से रहा है, इनका संबंध पैसे से नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमको अपने एजुकेशन के लेवल को इम्प्रूव कराना है तो सबसे पहला काम ये है कि हम अपनी सोसाइटी में कैरेक्टर बिल्ड पे ज़्यादा ध्यान दें, कि ज़्यादा एक आधार यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। खासकर यूपीएससी में, यूपीएससी जजेस आप देखते हैं, ऑनरेबल जजेस होते हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो आप उनके अंदर क्या देखते हैं? उनके अंदर आप उनका कैरेक्टर देखते हैं कि हाउ दे आर स्ट्रांग, कितना वो बोल पा रहे हैं, क्या उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं। तो आज की डेट में आप देखिए, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो पत्रकार रात में उठ करके बरसात में जाते हैं, लोगों को बताते हैं। जो पेपर देने वाले लोग हैं वो सुबह 4 बजे पेपर देने जाते हैं, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात हो। तो उनका कैरेक्टर वैसा बन गया है कि हमको मेहनत करनी है। तो अगर हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कराना है तो हमको अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से ही जो हमारा चरित्र है इसको मजबूत करने पे जोर देना पड़ेगा। सर, थोड़ा दुखद घटना है लेकिन जुड़ा हुआ कोचिंग से है। दिल्ली में जो हादसा हुआ राजेंद्र नगर में, दुखद घटना है, 27 जुलाई को हुआ और आज 2 अगस्त है, लेकिन मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। जो ये घटना हुई इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं और सरकार इसमें कितना इन्वॉल्व है, कितना जिम्मेदार है? सर देखिए, ये बड़ा दुखद विषय है कि इसमें कुछ छात्रों को उनकी जान चली गई, लेकिन अगर आप सारे सिनेरियो देखें तो किसी एक चीज़ की कमी नहीं है। अब जो बच्चे बेचारे पढ़ने गए हैं दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में, अब आप देखिए वो तो सिलेक्शन लेने के गए, उनके अभिभावकों ने उन्हें भेजा कि भाई हमारे बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे। सपना संजोकर सब लोग जाते, कहीं ना कहीं जाते ही हैं वहाँ पे। अब ऐसी कंडीशन में जब वहाँ पे बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी अचानक से भरा, जो भी इंसिडेंट था वो सबने जाना, तो उसमें बच्चों की जान गई। सबसे ख़राब चीज़ क्या हुई उसके बाद कि उसमें लोगों को एथिकली इन्वॉल्व होना चाहिए था। अब उसमें जो उनको बोला गया कि 10 लाख रुपए का उनको मुआवजा मिलेगा, वो मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए था। क्योंकि कोई बच्चा, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, कोई ह्यूमन जो है वो जब यूपीएससी की तरफ जा रहा है, यानी वो आईएएस बनने जा रहा था, उससे बड़ा रिसोर्स क्या हो सकता है? पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, नेशनल ये जो नेचुरल हैज़ार्ड्स या नेचुरल कैलेमिटी होती इस प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसे कल डैम टूट गया हिमाचल प्रदेश में, और कई अभी उसमें जो है ग्लेशियर में फंस गए, भूस्खलन में 250 लोग मर गए। जयपुर में एक, वहाँ तो लाइब्रेरी नहीं थी, वहाँ तो बेसमेंट में एक फैमिली रही, उसमें 3 लोग, उसमें एक 4 साल का बच्चा था, वो डेथ हो गई। तो अगर हम सबको ढूंढेंगे कि यार किसके ऊपर जिम्मेदारी ठहराई जाए, तो जिम्मेदार तो हम सब कहीं ना कहीं निकल ही आएंगे। कि भाई जब पहले सिविल सर्विसेज होती थी तो कोचिंग्स होती नहीं थी, तो कोचिंग की क्या ज़रूरत है? दूसरी चीज़ है, आज जिन चीज़ों को लाइब्रेरी कहा जा रहा है वहाँ बुक्स नहीं होती हैं। पहले लोग लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने जाते थे, अब उनके घर में नेट है, उनके मोबाइल में नेट है, चल रहा है, उनको लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत कम है। अगर ज़रूरत है तो ये कि भाई एसी गर्मी में ज़रूरत है या बरसात में है, क्योंकि वहाँ कोई ग्रुप डिस्कशंस हो नहीं रहे हैं। वहाँ पे पेपर आपको सॉल्व करना है तो आप घर पे कर सकते हैं, क्योंकि नेट तो आपको फ्री मिल रहा है जो आपने डलाया हुआ है। सरकार की कमी निकालना आसान है, क्योंकि सरकार के ऊपर तो सारी चीज़ें डाल जाती हैं। अब वहाँ पे जो दिल्ली सरकार है उसको भी भाई चेक करना चाहिए अगर उन ऐसे पैरामीटर्स है। फिर एक चीज़ और है कि कोचिंग बेसमेंट में ना हो, इसको लेकर के जो अभी तेज़ी देखी गई, पहले भी हो जाता तो हो सकता है ये घटना ना हो। ये घटना नहीं होती। सर, ये भी जानकारी आई कि कुछ समय पहले एक छात्रा ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उसको संज्ञान में नहीं लिया गया, तो एक ये भी बहुत बड़ी खामी है। ये हो सकती है, बिल्कुल है। अगर वो छात्रा ने ऐसा कुछ किया था तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, बड़ी भारत अजीबोगरीब देश रहा है और है भी। इसमें महान से महान लोगों ने आज जन्म लिया और वो हमको आज भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। अंबेडकर साहब, उन्होंने देश को जगाया, उसके पहले भी लोग देश को जगा ही रहे थे। लंबे समय से राजा राम मोहन राय, जो भी महान लोग थे देश को जगा रहे थे। इसके बावजूद आप समझिए, आप ये कह रही हैं कि सिगरेट पे कैंसर लिखा हुआ है, गुटखे के पैकेट के ऊपर कैंसर बाकायदा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बड़े शौक से लोग देख के खा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आप किसको जिम्मेदार ठहरा सकती हैं? कि सरकार ने तो बोल दिया कि भाई तुम कैंसर मत, ये गुटखा मत खाओ, तुम्हें कैंसर हो सकता है। उसके बावजूद
लाखों लोग जो है, करोड़ों लोग डेली गुटखा खा रहे हैं। सरकार ने बोल रखा है कि भाई आप इधर से मत जाओ, इधर ये नदी फट सकती है, टूट सकती है, भूस्खलन हो सकती है, तो भी आप जा रहे हो। तो एक जिम्मेदारी हमको भी कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी बिल्कुल बिल्कुल कि अगर हमको पता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है तो हमें तो जाने नहीं चाहिए। ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि हमको पता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है और आप बता रही हैं कि वहाँ पे एक छात्रा ने की थी, तो पहली बात तो छात्रा का संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, दूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यार हमारा भी तो कुछ ड्यूटी बनता है कि आज आप देख रहे होगे कि आप ट्रेन में जाते हो तो लोग पंखा चुरा ले जा रहे हैं, तो अब उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सर, चूँकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है तो हर चीज़ से एजुकेशन से जुड़ी हुई है, तो एक मुद्दा और भी है। अभी जब बारिश हुई परसों, तो आपने देखा कि लखनऊ में जगह जगह पर पानी भर गया और एक जो घटना सामने आई ताज होटल में, जहाँ पर पानी भर गया और इंसानियत को शर्मसार कर दिया, लोगों के साथ बदतमीज़ी की गई। तो आज की जो डेट में खबर चल रही है, जो मीडिया में खबर चल रही है कि जो पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे तो वो बहुत मजबूत होते थे और आज के समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो मजबूत नहीं है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? भ्रष्टाचार है क्या सर? देखिए, भ्रष्टाचार को तो हम डायरेक्टली इस पे नहीं कह सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत व्यापक शब्द है। अगर कोई आदमी टाइम से बिल नहीं जमा कर रहा वो भी भ्रष्टाचार है, अगर किसी ने कुछ खा के थूक दिया वो भी भ्रष्टाचार है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो जो शर्मसार घटना हुई है, फिर से वहीं पे कैरेक्टर पे हम आ जाते हैं कि बहुत से लोग गुजरे, बहुत से लोग गुजर रहे होंगे, लेकिन उनका करेक्टर इतना अच्छा था कि उन्होंने वो गलती नहीं की। जिन्होंने की उनके व्यक्तित्व में, चरित्र में कुछ तो खामी रही होगी, क्योंकि अगर वो कायदे से पढ़े लिखे होते या उनके घर वालों ने उनको कायदे से शिक्षा दी होती तो वो ये कभी भी गलती नहीं करते। तो इसका फिर से हम वहीं पे पॉइंट पे जाते हैं कि यार हम अपने बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, एजुकेशन दें, उन्हें शिक्षा दें। शिक्षा दें। हमने लर्निंग सिस्टम पे फोकस नहीं किया हुआ है, हम खाली होड़ में लग जाते हैं कि किसका बच्चा आगे जाएगा, फिर उसके सामने हम बताते हैं कि तुम्हें रिच बनना है, अमीर बनना है या ऐसे बनना है। तो जब आप फिर से चरित्र पे ही आना पड़ेगा। समाज का कल्याण हो, समाज का निर्माण हो, देश का निर्माण हो, आप चरित्रवान लोग ही निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक प्रमुख है मैटर, और वो घटना घटी और उसके लिए शायद उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, गिरफ्तार भी किए गए। लेकिन क्या ये आखिरी बार होगी? नहीं, इसको देख करके कुछ लोग फिर ऐसा करेंगे। सरकार भी क्या कर सकती है भाई? जो इस प्रकार के लोग हैं उन्हें जेल भेज सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये दोबारा ना हो इसकी जिम्मेदारी तो हर व्यक्ति के माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके लोगों को लेनी पड़ेगी ना, समझाना पड़ेगा। क्यों नहीं समझा रहे भाई? एक आखिरी सवाल सर, एजुकेशन को लेकर, और एजुकेशन अच्छी हो सके इसके लिए हमारे दर्शकों को सर कुछ बताएंगे? देखिए, एजुकेशन जो है वो एक बड़ा छोटा शब्द है, लेकिन इसमें समाज से लेकर के देश और अंतर्राष्ट्रीय विश्व सब जुड़ा हुआ है। और शिक्षा जो है वो आपको रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी दे सकता है। हमने गलती क्या करी है कि हमने सिर्फ ये जिम्मेदारी स्कूल को दे दी है। अभिभावक समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म है, जो भी लोग जुड़े हैं वो सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी ख़त्म है। शिक्षा जो है वो नियमित लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें हमको सबसे पहले ये बताया जाता है कि हमारे किस एक्शन से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो कि अलग अलग समय पे शिक्षा आयोग भी बनते आए हैं, तो सबसे पहला काम ये करना है कि हम उन्हीं बातों को पहले मान लें, उनके परिवार वाले उन बातों को मनाएं या मनवाएं कि भैया जो लिखा